बच्चों, कैसे हो और कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई करते रहो, है ना। और आज हम आपको गैसीय फीड का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने आज देखिए लेक्चर्स में 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है गैसीय फीड का। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस देखेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये देखेंगे हम इसके अंदर। तो और इसके पहले के लेक्चर में हम लोग आइडियल गैस देख चुके हैं, रियल गैस के अंदर वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस देखेंगे और एडियोमेट्री देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे मान लो कोई कंटेनर है, इसमें गैस रखी हुई है, ये पिस्टन है, यहाँ पर इस पर से हाई प्रेशर लगाया जाता है तो गैस कंडेंस होकर लिक्विड में बदलती है। कंडेंस होकर लिक्विड में बदलती है। इसमें गैस को लिक्विफाई करने के 2 चीजें हो सकती हैं उसमें। एक तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, है ना। यानी कि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर की कौन सी कंडीशन ज्यादा है ना, ज्यादा हो सकती है इसमें, जिस पर गैस लिक्विड में बदल सके? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें देखो टेम्परेचर का फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपेयर टू प्रेशर। क्योंकि अगर आप गैस को, है ना, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। अगर हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को कम करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये है, ये जो है टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें जो वेपर है लिक्विड में बदलती है। ठीक है, इस पार्ट में वेपर है, इस पार्ट में लिक्विड है। तो यहाँ से वो गैस में लिक्विड में बदलना चालू होती है, मतलब यहाँ से हम कंप्रेस करते हैं, बी पॉइंट से गैस लिक्विड में बदलना चालू होती है। ठीक है, और सी तक आते आते सारी गैस लिक्विड में बदल जाती है। और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं होता, हम कितना भी पैसे लगाएं वो वॉल्यूम उतना ही रहता है नियरली। ठीक है, तो होता क्या है कि उसके बाद हम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ये टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज किया हमने, T1 T2 इंक्रीज कर दिया, तो गैस लिक्विड में बदलना यहाँ पर चालू होती है F पर, और G में सारी लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, और ये एक पॉइंट है I, इस पॉइंट पर सारी गैस एक साथ ही लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जिस टेम्परेचर पर, है ना, जिस टेम्परेचर के बाद अगर देखा जाए, जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विड में नहीं बदलती है, चाहे उस पर कितना भी हाई प्रेशर क्यों ना लगा दें, ये टेम्परेचर आप देख रहे हो CO2 गैस के लिए, फॉर CO2 गैस दिस इज 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के बाद आप CO2 गैस पे चाहे जितना प्रेशर लगाओ, वो गैस लिक्विड में नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल जल्दी पास में नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे इसके अंदर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया? एंड इट इज द टेम्परेचर आफ्टर विच gas cannot be converted into liquid by application of any high pressure, that is called critical temperature। ठीक है, तो आप समझ गए बच्चों कि गैस के मॉलिक्यूल जब दूर रहते हैं तो उसमें हम कंप्रेस करते हैं, इसके प्रेशर को हाई बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो गैस लिक्विड में बदलती है। ठीक है, तो इसको ग्राफ से भी आपने देख लिया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ना। फॉर CO2 गैस क्रिटिकल टेम्परेचर ही आप कर सकते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर दिस इज 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर CO2 gas, critical temperature is 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, critical temperature is that temperature after which gas
cannot be converted into liquid by application of any high pressure, ठीक है। तो फॉर CO2 गैस 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गैस लिक्विड में नहीं बदलेगी, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर इसमें टर्म आता है, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर ये होता है, क्रिटिकल प्रेशर एट ए सर्टेन प्रेशर एट विच, है ना, एट, है ना, या आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, है ना, प्रेशर ऑक्यूपाइड बाय द गैस, प्रेशर ऑक्यूपाइड बाय गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिटिकल प्रेशर को हम लोग PC के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, critical temperature and pressure, this is called critical volume, इसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें ग्राफ से समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में गैस वेपर के फॉर्म में रहती है, उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तो इस पॉइंट पर गैस लिक्विड बदलना चालू होती है ना। और उसके बाद B से C तक आते आते सारी गैस लिक्विड बदल जाती है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद इसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं होता है, चाहे जितना भी हाई प्रेशर लगा हो। अगर इसमें टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, T2 ग्रेटर देन T1 करते हैं, तो गैस लिक्विड में बदलना F पॉइंट से चालू होती है और ये G पॉइंट पर सारी लिक्विड में बदल जाती है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं, तो क्या होता है, इस पॉइंट पर देखोगे अगर आप, तो इसमें एक साथ ही सारी गैस लिक्विड में बदल जाती है। और इस टेम्परेचर के बाद आप समझ सकते हो कि गैस लिक्विड में नहीं बदलेगी, क्योंकि यह सिंगल पॉइंट अचीव हो चुका है, ठीक है ना। इसका गैस लिक्विड में किसी कीमत पर नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 गैस, दैट इज दी, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 गैस, दिस इज इक्वल टू 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया बच्चों आपको? देखो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर की एक वैल्यू भी होती है, इसको भी हम देखेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 8A/27 RB, ठीक है, 8A/27 RB। क्रिटिकल के प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? A/27 B स्क्वायर। क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 3B। ये तीन वैल्यू होती है, इसको ध्यान में रखना बच्चों। इसका डेरिवेशन आप चाहते हो कि कैसे आता है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन आती है, जो वैल्यू आती है, दिस इज फ्रॉम वन डबल गैस इक्वेशन, इसको आप डिराइव करना अगर चाहते हो तो मैं इसको डिराइव करके बता सकता हूँ। फ्रॉम वन डबल गैस इक्वेशन हम क्या सकते हैं, फ्रॉम वन डबल गैस इक्वेशन, वन डबल गैस इक्वेशन P प्लस A बाय V स्क्वायर, VM स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT, ये होता है
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी P VM स्क्वायर प्लस A अपॉन VM स्क्वायर, ठीक है, VM माइनस B इक्वल टू RT, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P VM स्क्वायर प्लस A VM माइनस B इक्वल टू RT VM स्क्वायर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा P VM क्यूब माइनस B P VM स्क्वायर प्लस A VM माइनस AB इक्वल टू RT VM स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको RT को अंदर ले आए VM स्क्वायर के साथ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस B प्लस RT PB, इसको PB लिख सकते हैं, इंटू VM स्क्वायर प्लस AVM माइनस B AB इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ रही है आपको, इसके 3 रियल रूट होंगे, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि VM क्यूब माइनस PB प्लस RT अपॉन P प्लस A VM बाय B माइनस A बाय P माइनस AB बाय P इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपके। अब इसमें VM की इसमें 3 रूट होंगे, रियल रूट होंगे, तो हम इसको कह सकते हैं VM माइनस VC VM माइनस VC VM माइनस VC इक्वल टू 0, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा VM स्क्वायर माइनस VC इंटू VM माइनस VC इंटू VM प्लस VC स्क्वायर VM माइनस VC इक्वल टू 0। अब इसको VM को अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा VM क्यूब माइनस VC स्क्वायर इंटू VM माइनस VC VM स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर इंटू VC माइनस VC क्यूब, ये प्लस VC क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस VC स्क्वायर इंटू VM माइनस VC क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो देखो इसमें मैं आपको बता रहा था VM स्क्वायर मैं 2VC इंटू VM प्लस VC स्क्वायर VM माइनस VC इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो VM को मल्टीप्लाई करें तो VM क्यूब माइनस 2VC इंटू VM स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर इंटू VM माइनस VM स्क्वायर इंटू VC स्क्वायर टू VC प्लस 2 VC स्क्वायर इंटू VM माइनस VC क्यूब इक्वल टू 0, ये हो गया।
और यहाँ पर देखो ये 3 Vm² इंटू वी सी हो जाएगा, तो Vm³ माइनस 3 Vm² इंटू वी सी प्लस 3 Vc² इंटू Vm माइनस Vc³ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारा इक्वेशन कैसे आएगी, ये हमें कंपेयर करने के बाद ये इक्वेशन आएगी, यहाँ Vm² होगा। ठीक है, इसमें इक्वेशन आएगी आपकी, दैट इज दी पीबी प्लस RT बाई पी इक्वल टू हो जाएगा, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3Vc। ये पहली इक्वेशन हो गई, और 3Vc² इक्वल टू हो जाएगा A बाई पी, दूसरी इक्वेशन हो गई, और Vc³ इक्वल टू AB बाय पी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर इन दोनों को डिवाइड कर दें। मान लो अगर हम दोनों को इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देखेंगे, इसको पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। 3Vc² इक्वल टू A बाई पी, और है ना इक्वेशन नंबर 2 थी है, और Vc³ इक्वल टू AB बाई पी। अगर हम इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड कर दें तो Vc³ अपॉन 3Vc² इक्वल टू हो जाएगा AB बाई पी अपॉन A बाई पी। A बाई पी कैंसिल हो जाएगा, और ये Vc हो जाएगा, तो Vc इक्वल टू क्या आएगा, 3B आएगा। इन इक्वेशन में Vc इक्वल टू 3B आया, और अगर ये इसकी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, Vc इक्वल टू 3B और Q इक्वल टू AB बाई पी, तो 27B³ हो जाएगा इक्वल टू AB बाई पी, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन 27B², ये हो जाएगा। ये क्रिटिकल प्रेशर आ जाएगी, दिस इज क्रिटिकल प्रेशर, दिस इज क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, और हमारी एक क्वेश्चन ये भी है ना, पीबी प्लस RT बाई पी, दिस इज इक्वल टू 3Vc है। ठीक है, तो Vc इक्वल टू 3B है, और क्रिटिकल प्रेशर इक्वल टू A/27B² है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B प्लस RT बाई पी इक्वल टू 3Vc हो गया। ठीक है, और P इक्वल टू A/27B² होगा, तो B प्लस R इंटू T अपॉन A/27B² इक्वल टू 3Vc। Vc इक्वल टू 3B रख देंगे यहाँ पर, तो RT अपॉन, ठीक है, तो ये A ऊपर चला जाएगा, तो 27B² इंटू RT अपॉन A। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 8B हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू, ये B भी कैंसिल हो जाएगा, 8A अपॉन 27RB, ये हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू आ रही है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रही है। अब देखो इसके बच्चों आता है एक टर्म आता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर, मान लो कोई कंटेनर से गैस निकलती है, यहाँ से गैस निकल रही है यहाँ पर, ठीक है, कंटेनर से गैस बाहर निकल रही है, तो इसमें इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, आप कह सकते हो इन्वर्जन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, that temperature below which gas on expansion show cooling effect
एंड आफ्टर दैट, है ना, एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर, after that temperature on expansion gas show heating effect इसके टेम्परेचर के ऊपर अगर गैस एक्सपेंड होती है तो हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, और उसके बिलो अगर एक्सपेंड होती है तो कूलिंग इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को क्या करते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर करते हैं। तो इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, टी आई इजकल टू 2A/RB होती है। ठीक है बच्चों, और एक टर्म और होता है बॉयल टेम्परेचर। द टेम्परेचर इन रियल गैस ओबे गैस लॉज, दिस इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर, एंड टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/RB हो जाएगा, जैसे AB H/RB। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है इडियोमेट्री। इडियोमेट्री क्या होती है, देखो बच्चों, इडियोमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं गैस एनालिसिस, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई एक ट्यूब लेते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर क्या करते हैं हम, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सप्लोजन करते हैं। जैसे मान लो इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, जैसे मान लो CXHY, कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY। ठीक है, तो CXHY का कॉम्बिनेशन हमें पता चाहिए, एक्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, या उसके कम्बशन से जो गैस फॉर्म हुई है CO2 + H2O, इसका वॉल्यूम अगर हमें पता हो, O2 का वॉल्यूम पता हो, तो हम इसका कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ O2 यूज हुई है, वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना यूज हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम गैस के बारे में एक्सपेंशन के बाद, मतलब उसके कंबशन के बाद गैस कितनी मोल फॉर्म हुई है, कितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ है, वो हमें निकालना हो। ठीक है, या इस गैस का मोल का फॉर्मूला क्या है, ये सब हमें निकालना हो, तो उसके बेसिस पर हम गैस के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें देखोगे बच्चों की इसमें जैसे हम इसमें जैसे CO2 का वॉल्यूम कितना यूज होगा या O2 का वॉल्यूम कितना यूज होता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस गैस को किसी CO2 को, जैसे CO2 आपको पता है एसिडिक है, तो उसको किसी बेस के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, है ना, और बेस के रिएक्शन से ये पता चल पाएगा कि CO2 का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है ना। तो इसमें सर्टेन गैसेज जो फॉर्म होती हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख सकते हो कि तो इसमें अगर O2 फॉर्म होती है, ध्यान रखना बच्चों, O2 अगर इसमें होती है, इट इज एब्जॉर्ब बाय, लिख लेना आप इसके अंदर, एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पैरागोलॉल। O2 is absorbed by alkaline paragolol. O3 it is absorbed by टर्पेंटाइन ऑयल के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब बाय NO अगर फॉर्म होती है, एब्जॉर्ब बाय FeSO4 सोल्यूशन, है ना, ये है इसके अंदर। CO एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल CO2Cl2, इसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है। H2O वेपर एब्जॉर्ब बाय
कौन H2SO4, कौन H2SO4, फ्यूज्ड CaCl2, फ्यूज्ड CaCl2, ठीक है। CO2 अगर फॉर्म होती है एब्जॉर्ब बाय, है ना, CO2 एब्जॉर्ब बाय अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, इसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि ये गैस जो फॉर्म हो रही है ना, वो KOH के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप समझ लेना कि, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, KOH या NaOH की तरफ एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि वो गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। CO2 एसिडिक है तो वो किसी बेस के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। H2O वेपर अगर फॉर्म होता है तो उसके द्वारा, है ना, कौन H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आपको पता ही है, तो उसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है। CO जो है एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल क्लोरस क्लोराइड, अमोनिकल क्लोरस क्लोराइड के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। इस तरह से सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिए होंगे और उसके बेसिस पर हम उस गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उस गैस का कितना वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज यूज हुई हैं वो पता लगा सकते हैं हम। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसके क्वेश्चन के थ्रू हम इसमें पता लगाएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है ना। तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो इसमें देखो, इसमें उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि CH4 गैस है, इसको कंबशन कराते हैं टिल फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O, ठीक है। और दूसरी गैस इसमें C2H4 है, उसको O2 के प्रेम में कंबशन कराते हैं, इट ऑल्सो फॉर्म CO2 प्लस H2O, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम x ml है, यानी x मोल लेंगे इसके अंदर, x ml है, तो ये जो हो जाएगा 9 - x हो जाएगा। इसमें x ml CH4 का कंबशन हो रहा है और 9 - x ml C2H4 का कंबशन हो रहा है, तो इससे जो वॉल्यूम फॉर्म होगा इसका, ये भी x ml होगा और ये 2 × 9 - x होगा। टोटल वॉल्यूम इसका, दिस विल बी दी रिड्यूसेस दी वॉल्यूम टू 7 ml, 7 ml तक यूज हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो कंज्यूम होता है वॉल्यूम, है ना, वो कितना ml है, 40 ml है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कास्टिक पोटाश जो है आपको पता ही है CO2 को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम 7 ml तक रिड्यूस हो गया है, यानी कि 14 ml जो है वो कास्टिक पोटाश ने, है ना, उससे CO2 गैस 14 ml जो CO2 गैस है वो एब्जॉर्ब हुई है। यानी आप इसमें कह सकते हो क्वेश्चन में x + 2 × 9 - x, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 14 ml। तो हो जाएगा x + 18 - 2x इक्वल टू 14 ml, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ml, ठीक है। यानी CH4 का वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना है, 4 ml है, एंड वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना है, ठीक है, इक्वल टू 9 - 4 यानी कि 5 ml है। तो इससे हम गैस के कॉम्पोजिशन को, आपने देखा बच्चों, हम इसको निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, 20 ml मिक्सचर ऑफ CO2 है, उसको मिक्स कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ O2 से उसको स्पोर्ट करते हैं, कूल करते हैं, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 18 ml। एक्चुअली वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 18 ml। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इसको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 18 ml, ये दिया हुआ क्वेश्चन में आपको। यहाँ H2O देखो लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी आप इसमें कह सकते हो कि x + 20 - x + x/2 + 20 - x/2, है ना, ये रिएक्टेंट का वॉल्यूम हो गया, माइनस x, दिस इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर,
ये हो गया एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 20 और x/2 तो 20 प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 18, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 ml हो जाएगा, 12 ml है इसका, यानी कि वॉल्यूम ऑफ CO जो है दिस इज इक्वल टू 12 ml एंड वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू 12 माइनस 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 ml। तो ये इसका रेशियो होगा, यानी CO ऑफ H2 का वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, ये V1 हो गया, V2 हो गया ये, तो V1:V2 जो होगा दैट इज इक्वल टू 12/8 है ना, यानी कि 3:2 ये होगा इसके अंदर, ये इसका आंसर होगा बच्चों। समझ गए आप? तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो पहले रिएक्टेंट का वॉल्यूम था और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम फॉर्म हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस जो है ना, वो 18 ml है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना बच्चों, इसको नोट कर सकते हो बच्चों आप पॉज करके। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन आप देखना, 10 ml of mixture of CH4 CO and N2 is exploded with excess of oxygen, there is a contraction of 6.5 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो है दिस इज इक्वल टू 76.5 ml है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ये इक्वल टू 6.5 ml है, और उसको 7 ml फर्दर कंट्रैक्शन करते हैं जब उसको रिएक्ट कराते हैं QH के द्वारा, यानी कि 7 ml किसका वॉल्यूम होगा, QH किसने ऑब्जर्व किया होगा, CO2 का ऑब्जर्व किया होगा, यानी CO2 का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 7 ml है। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, यानी कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और N2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना बच्चों की, जो N2 है वो कंबस्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, N2 विल नॉट पार्टिसिपेट इन कंबस्शन, है ना, ये सिर्फ CO एंड CH4 कंबस्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग POC का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, POC आप पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट में, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग POC ऑन कार्बन, अप्लाइंग POC ऑन कार्बन, 1 into moles of CO plus 1 into mole of CH4 is equal to 1 into moles of O2, ये होगा, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। एक पहले क्वेश्चन आ रही है आपकी CO2, यहाँ पर CO2 है, ठीक है, कार्बन पर POC अप्लाई किया हमने, ठीक है, पहली क्वेश्चन हो गई आपकी। दूसरी क्वेश्चन कैसी होगी, इसमें हम किसी और के द्वारा POC अप्लाई कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन पर POC अप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग POC ऑन ऑक्सीजन, पहले अप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन पर, अप्लाइंग POC ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखते हो ऑक्सीजन केवल इसमें इन दोनों में है, तो 1 into मोल्स ऑफ CO, ऑक्सीजन की 1 मोल है तो 1 into मोल्स ऑफ CO प्लस 2 into मोल्स ऑफ O2, 2 into मोल्स ऑफ O2, ठीक है, इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 into मोल्स ऑफ CO, हाँ ठीक है, कार्बन पर लगा रहे हैं तो 1 into मोल्स ऑफ CO प्लस 1 into मोल्स ऑफ CH4, सॉरी CH4 होगा यहाँ पर, 1 into मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हैं, ऑक्सीजन पर लगाया ना हमने, सॉरी CO 2 into मोल्स ऑफ O2, 1 2 इसमें 2 into मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 into मोल्स ऑफ H2O, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इसे 2 into 7 प्लस मोल्स ऑफ H2 और 1 into मोल्स ऑफ CO, यानी ये 1 into मोल्स ऑफ CO क्या होगा, ये X होगा, प्लस 2 into मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, और ये 2 into मोल्स ऑफ O2 होगा,
ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ रही है बच्चों आपकी। और तीसरा इसमें हम किस पर लगाते हैं, कार्बन पर लगा लिया, ऑक्सीजन पर लगा लिया, हाइड्रोजन पर नहीं लगाया हमने, हाइड्रोजन पर लगाते हैं। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा अप्लाइंग पीओसी इन हाइड्रोजन तो 4 into moles of CH4 equal to 2 into moles of H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ H2O जो होगा मोल 2 into मोल्स ऑफ CH4 के इक्वल होगा। ठीक है, CH4 के मोल्स कितने हैं, x है, यानी मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 2x हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो H2 के मोल्स हैं, है ना, मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर H2O के मोल्स को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में H2 के मोल को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। x प्लस 2 इंटू मोल ऑफ O2 2 इंटू मोल इक्वल टू 14 माइनस 14 प्लस 2x हो जाएगा। CO के मोल्स से y है, सॉरी CO के मोल्स इसमें y थे बच्चों, CO CH4 के मोल्स x लिया हमने, CH4 के मोल्स y हैं, यानी कि ये 2y होगा, सॉरी 2y होगा यहाँ पर, तो H2 के मतलब 2y हो जाएंगे, यहाँ पर 2y होगा। तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस y माइनस एक्स बाय 2, ये होगा 7 प्लस वाई माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो कि इसमें उन्होंने ऐसा भी दिया है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, एक इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये तो एक वैल्यू आई है आपकी, है ना, और हमारी इक्वेशन क्या थी, CH4 प्लस CO प्लस O2 दिस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 प्लस H2O। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट 7 के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, ये x होगा, CH4 ये x है और ये y है, और ये वैल्यू जो आ रही है वो 7 प्लस वाई माइनस एक्स बाय 2 हो गया। ठीक है, और ये 7 ml वॉल्यूम इसका तो हमारा आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 7 प्लस वाई माइनस एक्स बाय 2 माइनस 7 माइनस नहीं, इसका 6 तो ये 6.5 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 7 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 7 है ना, इक्वल टू 6.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y प्लस एक्स बाय 2 इक्वल टू 6.5 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4y प्लस एक्स
4y प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 13। ये इक्वेशन आ रही है आपके बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 4y माइनस वाई, एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये 13 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 7 13 6 हो जाएगा ये। तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और x प्लस वाई 7 है तो x प्लस 2 इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू कितना होगा 7 हो जाएगा, x इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम है ना। और इसमें नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, ओरिजिनल मिक्सचर अगर नाइट्रोजन का दिखें तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस एक्स प्लस वाई होगा, इसी वॉल्यूम ऑफ N2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, ये 3 होगा इसके अंदर। ठीक है, इससे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई अलग अलग। ठीक है, तो हम उसमें पीओसी अप्लाई कर देंगे, और जब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी, ध्यान रखना बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 6.5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये गैसियस स्टेट का चैप्टर आपने देखा बच्चों। ठीक है, अब इसके वजह चैप्टर में मैंने आपको 5 लेक्चर लगे हैं, तो आप इन 5 लेक्चर को देखो, समझो और उसको तैयार करो। ठीक है, थैंक यू।